बरमालो किस्त नंबर 9। वो हांफता हुआ गांव के बीच आ गिरा था। सांस बेकाबू थी, चेहरा जर्द, आंखें बाहर को निकली हुई जैसे अभी तक वही मंजर इसकी आंखों में अटका हुआ हो। उसकी चीखों ने चंद लम्हों में गांव की खामोशी चीर दी। बिन बुढ़ा आ गया, बिन बुढ़ा आ गया। लोग चौंक पड़े। दरवाजे खले, सहनों से मर्द निकल आए, औरतें दहलीजों पर रुक गईं। कुछ ही देर में वो आदमी लोगों के बीच खड़ा था, या यूं कहिए लोग इसके गर्द जुमा हो गए थे। क्या कह रहा है? कौन आ गया है? सांस तो ले, हुआ क्या है? किसी ने इसके कंधे थामे, किसी ने पानी पकड़ा। वो कांपते हाथों से माथे का पसीना पोंछने लगा, फिर टूटी फूटी सांसों में बोल पड़ा। इसने जो देखा था सब कुछ बता दिया। जंगल, लकड़ियां, दरख्तों के बीच स्याह झलक, फिर वो लम्हा जब उसे एहसास हवा की ये रीछ नहीं, वो बालों से ढका वजूद, वो आंखें, वो चेहरा, वो जिस्म जो सिर्फ बालों की खाल ही नजर आ रहा था। लोग सुनते रहे। फिर एक लम्हे को खामोशी छा गई। अचानक किसी के मुंह से हंसी निकल गई। अरे भाई, वहम हो गया होगा। एक और ने हंसते हुए कहा, रीछ होगा। और क्या तुम जैसे लोग अंधेरे में हर चीज को बिन बुढ़ा बना लेते हो? चंद और लोग भी मुस्कुरा दिए। किसी ने सर हिलाया, किसी ने तंजिया अंदाज में हाथ उठाया। यहाँ अब कोई बिन बुढ़ा नहीं है। जो थे वो सब मारे जा चुके हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। बात यकीन के साथ कही जा रही थी, ऐसे यकीन के साथ जिसमें सवाल की गुंजाइश ना हो। वो आदमी लोगों की बातें सुनता रहा, उनकी हंसी में शामिल ना हो सका। इसकी आंखों में अब भी वही खौफ जमा हुआ था, कच्चा, ताजा और जिंदा। वो जानता था कि जो उसने देखा था वो वहम नहीं था। बात वहीं दबा दी गई। लोगों ने चंद लम्हे चामगोई की, फिर अपने अपने कामों में लग गए। यूं लगा जैसे वो किस्सा आया और चला गया, मगर बातें कभी एक जगह नहीं रुकते। वो एक जबान से दूसरी जबान, एक गांव से दूसरे गांव तक फैलती चली गईं। कहीं मुबालगा जड़ गया, कहीं डर का रंग, कहीं महज तजस्सुस। आस पास के इलाकों में भी सरगोशियों ने जन्म ले लिया था। नायला के घर वालों तक भी ये बात पहुंच गई थी, और वो चौंक गए थे। उनका चौंकना बनता भी था। उनके दिल में एक ही ख्याल बिजली की तरह कौनत गया, कहीं वो सच ना हो जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। इन्हें फौरन नायला याद आई। वो शाम भी नायला घर पर नहीं थी। वो कब निकली, किस तरफ गई, कितनी देर से गायब थी, किसी को खबर नहीं थी। माँ के हाथ कांपने लगे, बाप की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। भाई ने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। उनके जहन में एक ही अंदेशा था कि अगर नायला जंगल की तरफ गई हो और किसी ने उसे दूर से देख लिया हो, बालों में लिपटी चादर ओढ़े, खामोश वजूद, तो कोई भी उसे इंसान नहीं, बिन बधी ही समझेगा। और अगर ऐसा हुआ तो लोग डर में सोचे समझे बगैर कुछ भी कर सकते थे। ये ख्याल ही उनके दिल बहला देने के लिए काफी था, मगर वो नायला को रोक भी नहीं सकते थे, ना उसे समझा सकते थे। वो जब निकलती थी तो किसी की सुनती नहीं थी, और अगर कोई इसके रास्ते में आता था तो इसकी आंखों में ऐसी दरिंदगी उतर आती थी कि अपने भी सहम जाते थे। वो बस एक दूसरे की तरफ देख सकते थे, खामोश, बेबस, खौफ ज़दा, और दिल ही दिल में दुआ कर सकते थे कि जो भी जंगल में देखा गया था वो नायला ना हो। अदील और माया तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। पहले तो दोनों ने उसे एक आम सी बात समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जैसे ही सुनी सुनाई बातों में बिन बुढ़ा का लफ्ज बार बार सुनाई दिया, तो माया का दिल बेख्तियार झिक से रह गया। इसके जहन में फौरन एक ही चेहरा उभरा, नायला आपी का। वही खामोश सी, खुद में गुम, शाम ढले चादर ओढ़े निकल जाने वाली नायला। अदील ने भी यही सोचा था। वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इसने धीरे से कहा, कहीं इस आदमी ने नायला आपी को तो नहीं देख लिया? माया ने बेख्तियार सर हिला दिया। यही अंदेशा उसके दिल में भी पल रहा था। वो जानती थी कि नायला को अगर कोई दूर से देख ले, बालों में लिपटा हुआ,
खामोश वजूद, तो वो आसानी से इंसान और बिन बधी में फर्क ना कर पाएगा। मगर इस सब के बावजूद एक बात थी जिस पर उन दोनों को पूरा यकीन था। बिन बुढ़ा नहीं हो सकता था। अदील ने ठहरे हुए लहजे में कहा, बिन बधे तो दो ही थे और वो दोनों मारे जा चुके हैं। हमने अपनी आंखों से देखा था। माया ने भी उसी यकीन के साथ इस बात में सर हिलाया। वो मंजर अब भी इसकी आंखों में ताजा था। वो चीखें, वो तड़पते वजूद, और फिर पहाड़ की ढलवान में गिरती हुई लाशें। इसके बाद इस इलाके में बिन बुढ़ा होना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अगर किसी ने कुछ देखा भी था तो वो यकीनन कुछ और होगा। चंद दिन सुकून से गुजरे और फिर नगयाल गांव में एक खौफनाक कयामत छा गई। गांव की एक नौजवान लड़की अचानक गायब हो गई थी। सब लोग परेशान और खौफजदा थे। लोग इधर इधर भाग कर इसकी खबर लेने लगे, मगर कहीं से कोई इत्तला न आई, ना कोई सुराग मिला। अगले दिन जंगल के बीचों बीच उसकी लाश मिली। वो मंजर देखकर हर किसी के रौनगटे खड़े हो गए। लड़की की हालत से वाज़ेह था कि इसके साथ जो कुछ हुआ वो महज हादसा या मामूली जुल्म नहीं था। उसके वजूद के साथ ऐसा वहशियाना खेल खेला गया था कि गांव के लोग लम्हे भर के लिए साकत हो गए थे। इसे बुरी तरह से जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। ये मंजर इतना खौफनाक और बुरा था कि गांव के हर शख्स के दिल में खटकता सा खौफ बैठ गया। जंगल की खामोशी और लाश के करीब छाई हुई खून की महक ने गांव वालों के जिह्नों में वो दहशत बिठा दी जो कई दिनों तक ना हटी। सबके लबों पर सवाल एक ही था, ये किसकी दरिंदगी थी, और क्या ये हादसा सिर्फ एक ही दिन की लानत थी, या इस इलाके पर फिर से कोई पुराना शैतानी वजूद छा गया है। मरने वाली लड़की का नाम साइमा था। नगयाल गांव की वही साइमा जिसकी हंसी कुछ दिन पहले तक सहन में गूंजती थी और जिसके कदमों की आहट घर वालों के लिए जिंदगी की अलामत थी। साइमा के घर वालों के मुताबिक वो उस शाम घर में लगाने के लिए खेतों से मिट्टी लेने गई थी। आम दिनों की तरह माँ से बस इतना कहा था कि जरा सी मिट्टी लेकर आती हूँ, और घर से निकल गई थी। ना कोई खौफ, ना कोई अंदेशा। खेत तो घर से दूर थे, मगर वो रास्ता साइमा के लिए जाना पहचाना था। मगर वो वापस नहीं आई। पहल घर वालों ने सोचा शायद किसी सहेली के यहाँ रुक गई होगी। फिर घंटा गुजरा, 2 घंटे, और जब सूरज ढलने लगा तो दिलों में तशवीश ने जगह बना ली। आवाजें दी गईं, लोगों से पूछा गया, मगर साइमा का कहीं नाम वाव निशान ना मिला। और फिर अगले दिन जंगल से इसकी लाश मिली। इसके बाद साइमा के घर में सिर्फ खामोशी रह गई। ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा अजियतनाक होती है। माँ की ससकियाँ, बाप की खामोश आंखें, और वो सवाल जो हर दिल में था कि साइमा के साथ किया हवा, और किसने किया। साइमा की मौत के बाद गांव में बहस का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। लोगों का ध्यान एक लम्हे को फिर बिन बुढ़ा की तरफ जरूर गया, मगर ये ख्याल रखने वाले गिनती के चंद ही थे। अक्सरियत अब भी पूरे यकीन से यही कह रही थी कि बिन बुढ़ा इस इलाके में तो क्या आसपास कहीं भी मौजूद नहीं हो सकता। वो मारे जा चुके थे, और ये बात सब ने अपनी आंखों से देखी थी। मरे हुओं का लौट आना कहानियों में तो हो सकता था, हकीकत में नहीं। उसी यकीन ने लोगों को किसी और वजह की तलाश पर मजबूर कर दिया था। गांव के कुछ बुजुर्ग जो उम्र के साथ साथ पुरानी रिवायात और सुनी सुनाई बातों का बोझ भी उठाए फिरते थे, धीमी आवाज में एक और इम्कान पर बात करने लगे। उनका कहना था कि साइमा के साथ जो कुछ हुआ वो शायद किसी इंसान का काम नहीं था, और ना ही बिन बुढ़ा का। इनके जहन में एक ही नाम था, रीछ। वो कहते थे कि पुराने जमानों से सुनते आ रहे हैं कि रीछ औरतों का रसिया होता है। अगर इसे कहीं कोई अकेली औरत दिखाई दे जाए तो वो इसे उठा कर ले जाता है, या जिस पर उसकी नजर पड़ जाए और इसे पसंद आ जाए। ये बात गांव वालों के लिए नई तो नहीं थी, मगर अजीब जरूर थी। किसी ने फौरन सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो पहले कभी क्यों नहीं हुआ। बुजुर्गों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था, बस इतना ही कहते थे कि
हो जाना नामुमकिन तो नहीं होता, जरूरी तो नहीं जो कभी नहीं हुआ वो कभी ना हो। इस बात ने कई लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, क्योंकि एक तल्ख हकीकत ये भी थी कि साइमा के मामले में इन्हें कोई और सुराग नहीं मिल रहा था। ना कदमों के निशान वाज़ेह थे, ना किसी इंसान की मौजूदगी का सबूत, ना कोई ऐसी चीज जो किसी जानी पहचानी दरिंदगी की तरफ इशारा करती। बस एक लाश थी, और इस पर वो निशान जो इंसानों के गुनाह से ज्यादा किसी अंधी बेलगाम हवस की गवाही दे रहे थे। यूं रफ्ता रफ्ता गांव की अक्सरियत ने खुद को उसी ख्याल पर कायल कर लिया कि ये सब किसी रीछ का किया धरा होगा। ये मान लेना शायद आसान भी था, क्योंकि इस तरह खौफ जंगल तक महदूद रहता था, इंसानों के दिलों में नहीं उतरता था। मगर सच ये था कि नगयाल गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थी। हुआ जरा सी सरसराहट भी करती तो लोग चौंक जाते, और जंगल जंगल अब सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं रहा था, बल्कि एक सवाल बन चुका था। ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। नायला के भाई ने एक बार फिर नायला की लाइलमी में इसका ताक़ुब किया था। वो खामोशी से इसके पीछे पीछे चलता रहा, कदमों की आहट दबाए, सांस रोके। मगर इस दिन नायला मामूल से हट कर ना ज्यादा आगे गई, ना जंगल के अंदर दाखिल हुई। वो एक हद तक जाकर रुक गई थी, वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी अनजानी सोच में गुम हो। काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर अचानक उठी और सीधी घर की तरफ लौट आई। इसका भाई उलझन में पड़ गया था। या तो नायला को उसके ताक़ुब का एहसास हो चुका था और इसने जानबूझकर आगे न जाने का फैसला किया था, या फिर हकीकतन वो इस दिन कहीं और जाने ही वाली नहीं थी। ये ख्याल उसके दिल में चभने लगा कि नगयाल गांव के इस आदमी ने जिस साए को देखा था, शायद वो नायला नहीं थी, शायद उसने किसी और को देखा था, या किसी और चीज को। ये सोच आते ही इसके बदन में सर्द लहर दौड़ गई। अगर वो नायला नहीं थी, तो फिर जंगल के इस हिस्से में कौन था? और अगर वाकई बिन बधे मर चुके थे, तो फिर वो दरिंदगी, वो हवस, वो वहशत किसकी थी? गांव के लोग रीछ के ख्याल पर खुद को मुतमईन कर चुके थे, मगर नायला के भाई के दिल में एक अनजाना सा खौफ जड़ पकड़ने लगा था। ऐसा खौफ जो किसी जानवर से नहीं, बल्कि किसी ऐसे वजूद से जड़ा होता है जो नजर भी आ जाए तो दहशत तारी कर दे। और वो वजूद बिन बुढ़ा का ही हो सकता था। अभी साइमा के गम की धुन नगयाल गांव से छुट्टी भी ना थी। लोगों के घरों में मातम की आवाजें मध्यम ही पड़ी थी कि उसी गांव पर एक और आफत टूट पड़ी। एक और लड़की अचानक लापता हो गई। ये भी एक नौजवान लड़की थी। घर वालों के मुताबिक वो शाम ढले अपनी बकरी ढूंढने निकली थी, जो चरागाह से वापस नहीं आई थी। सूरज डूबने ही वाला था, फिजा में हल्की सी ठंड घुलने लगी थी। वो ये सोच कर निकली कि थोड़ी देर में बकरी मिल जाएगी और वो लौट आएगी, मगर वो ना लौटी। पहले पहल घर वालों ने यही समझा कि बकरी को ढूंढने में देर हो गई होगी, मगर जब रात गहरी होने लगी और उसका कहीं कोई पता ना चला, तो घर में बेचैनी फैलने लगी। इसके घर वाले उसे ढूंढने निकले, मगर एक जगह से उसका सिर्फ दोपटा मिला था। फिर लोगों की मदद से भी उसे तलाश किया गया, मगर इसे जैसे जमीन निगल गई थी। अब नगयाल गांव में खौफ ने बाकायदा डेरे डाल लिए थे। ये महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। एक के बाद एक लड़की का यूं गायब हो जाना, और वो भी आगे पीछे एक ही गांव से, ये आम बात नहीं थी। लोगों के दिलों में दबाया हुआ वहम अफसर उठाने लगा था, और बिन बढ़े का नाम, जो कल तक हंसी में उड़ा दिया गया था, एक बार फिर लरजती जुबानों पर आने लगा था। इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल सका था। दिनों तक उसे ढूंढा गया, जंगल की एक एक पगडंडी, नाले का किनारा, झाड़ियों के बीच छपी हुई जगहें सब छान मारी गईं, मगर नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। ना कोई लाश मिली,
ना कपड़ों का टुकड़ा, ना खून का कोई निशान, जैसे वो अचानक हवा में तहलील हो गई हो। वक्त गुजरता गया, उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली गई और खौफ जिंदा होता गया। नगयाल गांव में खौफ अब खलकर सामने आ चुका था। लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, दरवाजे शाम होते ही बंद हो जाते, औरतें बच्चों को सीने से लगा कर बैठ जाती और हर आहट पर चौंक उठते। एहतियात के तौर पर गांव में पहरा लगा दिया गया था। शाम ढलते ही चंद नौजवान कुल्हाड़ियां उठाए, किसी के हाथ में लाठी और किसी के पास एक आध पुरानी बंदूक लिए गांव के अतराफ में बैठ जाते थे। वो आग जलाकर पहरा देते, आंखें अंधेरे में गाड़ कर रखते, हर साए को शक की निगाह से देखते। जंगल की तरफ से आने वाली जरा सी सरसराहट पर उंगलियां हथियारों पर जम जाती। मगर इस सब के बावजूद दिलों से खौफ कम ना होता था, क्योंकि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था और जो नजर ना आए, इससे लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कई दिन निस्बतन सुकून से गुजर गए थे। कोई नया वाकया पेश नहीं आया था, ना कोई चीख सुनाई दी, ना किसी के लापता होने की खबर उड़ी। यूं लगने लगा था जैसे अगवाकार गांव में लगे पहरे से बाखबर हो चुका है और उसी खौफ या एहतियात के बाइस इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि दोबारा किसी को निशाना बनाए। लोगों के दिलों में एक आर्जी सा इत्मीनान उतर आया था, जैसे खतरा टल गया हो या शायद दूर चला गया हो। मगर ये खुशी बहुत मुख्तसर साबित हुई। कुछ ही दिन बाद दिन दहाड़े अचानक दो लड़कियां गायब हो गईं। ये खबर बिजली बनकर गांव में फैल गई। इनमें से एक लड़की नई नवेली दुल्हन थी, जिसकी शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे। रस्मों के बाद वो कुछ अरसे के लिए अपने मैके आई हुई थी। खुशी अभी इसके चेहरे से पूरी तरह उतरी भी ना थी कि किस्मत ने इसके साथ ये खेल खेल लिया। इस दिन वो अपनी एक सहेली के साथ गांव में यूं ही घूमने निकली थी। दिन का वक्त था, सूरज सर पर था और किसी के वहम वाव गुमान में भी न था कि इस रोशनी में भी कोई साया घात लगा सकता है। इन्हें आखिरी बार जंगल के करीब खेतों के पास देखा गया था। किसी ने बताया था कि वो हंसते बोलते जा रही थी, किसी ने कहा कि शायद वो रास्ता बदल कर दूसरे खेतों की तरफ चली गई हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, ना वो वापस गांव आए, ना किसी ने इन्हें दोबारा देखा। जब शाम गहरी होने लगी और दोनों घरों में बेचैनी ने सर उठाया तो पहले पहल यही समझा गया कि शायद वो एक दूसरे के घर रुक गई होंगी। एक घर से दूसरे घर पैगाम भेजा गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। मगर जब ये हकीकत सामने आई कि दोनों लड़कियां ना अपने अपने घरों में हैं और ना एक दूसरे के यहाँ, तो पूरे गांव पर जैसे सत्ता तारी हो गया। नगयाल में गोया क़यामत बर्पा हो गई थी। औरतें बयान करने लगे, मर्दों के चेहरे जर्द पड़ गए, बच्चे सहम कर माँ बाप के करीब हो गए। हर दिल रूह हैरत, खौफ और बेयकीनी के आलम में था। दिन के वक्त दो लड़कियों का यूं गायब हो जाना इस बात का ऐलान था कि खतरा टला नहीं था। वो यहीं कहीं मौजूद था और पहले से ज्यादा बेखौफ, पहले से ज्यादा दरिंदा बन चुका था। कई दिन की तलाश के बाद भी उन लड़कियों का कोई पता नहीं चला था। उनकी गुमशुदगी राज ही रही थी। नगयाल गांव के ये हौलनाक वाकयात चंद ही दिनों में आसपास के तमाम गांव और देहात तक पहुंच गए थे। बात दर बात फैलती चली गई और हर जगह एक ही सवाल गर्दिश करने लगा था, कौन है जो ये सब कर रहा है? जवाब किसी के पास नहीं था, मगर खौफ सबके दिलों में था। हर बस्ती ने अपने अपने तौर पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दें। कहीं रात के वक्त पहरा बढ़ा दिया गया, कहीं दिन में भी जवानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई। लकड़ी की कुल्हाड़ियाँ, पुरानी बंदूकें, लाठियाँ, जो कुछ भी मयस्सर था वही हथियार बन गया। औरतों को तन्हा बाहर निकलने से रोक दिया गया। लड़कियों को सख्ती से हिदायत दी गई कि कोई काम भी हो तो अकेले न जाएं। खेत, चश्मे, जंगल, सब जगहें अब खतरे की अलामत बन चुकी थी। तराल गांव में भी हालात मुख्तलिफ न थे। वहाँ खौफ इस कदर सरायत कर चुका था कि शाम या रात ही नहीं, दिन के वक्त भी पहरा दिया जाने लगा था। सूरज चमक रहा होता, मगर दिलों पर अंधेरा तारी रहता। गांव के दाखिली रास्तों पर नौजवान बारी बारी खड़े रहते, नजरें जंगल की सिर्फ जमी रहती।
कान हर आहट पर चौंक उठते। जरा सी झाड़ी हिलती तो सबके हाथ हथियारों की तरफ बढ़ जाते। औरतें घरों में दरवाजे बंद रखती, बच्चों को सहन से बाहर खेलने की इजाजत न देती। जो हंसी कभी गलियों में गूंजती थी, वो अब मध्यम पड़ चुकी थी। लोग एक दूसरे से बात तो करते थे, मगर आवाजें धीमी होती, जैसे कोई उनकी बातें सुन ना ले। हर शख्स के जहन में वही सवाल, वही खदशा, कहीं अगला नंबर हमारे घर का ना हो। और इन्हीं सब के बीच तराल के एक घर में नायला अक्सर शाम ढलते ही एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेटकर बाहर निकल जाती थी। जब गांव वाले पहरे में मसरूफ होते, तब कोई एक साया खामोशी से जंगल की सिमत बढ़ जाता था और किसी को मालूम न था कि असल खतरा कहां से आ रहा है। पहले जब नायला हसबे मामूल शाम ढलते ही घर से बाहर निकली तो इसे रोकने की कोशिश की गई। घर वालों ने घबरा कर समझाया कि बाहर न जाओ, हालात ठीक नहीं, खतरा है। गांव के पहरेदारों ने भी आरे आकर उसे बताया कि आसपास के गांव में क्या हो रहा है, लड़कियां गायब हो रही हैं, जंगल की तरफ जाना महफूज नहीं। मगर नायला जैसे कुछ सुनती ही ना थी। इसकी नजरें खाली थीं, चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ना उसने इनकार किया, ना इकरार, ना कोई जवाब दिया, बस खामोशी से आगे बढ़ने लगी। इसे जबरदस्ती रोकने की किसी में हिम्मत ना हुई। एक तो वो बोलती नहीं थी, दूसरे सब जानते थे कि नायला अब वैसी नहीं रही थी जिसे कोई आसानी से काबू कर ले। वैसे भी सबको दिल ही दिल में ये यकीन जरूर था कि नायला को ना कोई जंगली दरिंदा आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है और ना कोई इंसान। इसके अंदर अब भी इंसानों से ज्यादा हैवानों जैसी ताकत मौजूद थी। वो ताकत जिसका मुजाहिरा चंद दिन पहले पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा था। वो दिन अभी लोगों के जिहनों में ताजा था, जब एक बिखरा हुआ बेल अचानक गांव की गलियों में घुस आया था। इसने कई एक को सींग मारे, कई लोगों को पांव तले रौंदा, कई लोग जख्मी हो गए थे। मर्द दौड़ते फिर रहे थे, कोई रस्सी लिए, कोई लाठी, मगर बेल किसी के काबू में नहीं आ रहा था। खौफ और अफरा तफरी का आलम था। उसी अफरा तफरी में अचानक एक छोटी सी बच्ची बेल के सामने आ गई थी। लम्हा भर को सबकी सांसें रुक गई थीं, हर आंख दहशत से फैल गई थी। ऐन मुमकिन था कि अगले ही लम्हे बेल इसे कुचल देता या सींगों पर उठा लेता। लोग चीखे, मगर फासला इतना था कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। तब अचानक नायला कहीं से नमूदार हुई थी, जैसे जमीन फट गई हो और वो इसमें से निकल आई हो। अब खौफ दोहरा हो गया था। लोगों को लगा था कि अब बच्ची के साथ नायला भी मार दी जाएगी, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। बेल नायला के करीब आया तो जैसे इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। इसकी आंखों में वो वहशत ना रही, इसके नथनों से निकलती फुंकार मध्यम पड़ गई। नायला ने बगैर किसी खौफ के आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया और बड़े प्यार से बेल के सर पर हाथ फेरा। वो लम्हा ऐसा था कि देखने वालों को अपने ऊपर यकीन न आया। बेल, जो चंद लम्हे पहले क़यामत बना हुआ था, अब किसी डरी हुई हरनी की तरह साकत खड़ा था। नायला ने उसकी रस्सी थामी, एक तरफ ले गई और उसे बांध दिया। यूं एक मासूम बच्ची की जान बच गई थी और गांव मजीद तबाही से महफूज हो गया था। इस दिन के बाद गांव वालों के दिलों में नायला के लिए खौफ के साथ साथ एक अजीब सा एहतराम भी जाग उठा था। वो अब इन्हें पूरी तरह इंसान तो नहीं लगती थी, मगर खतरा भी नहीं महसूस होती थी। शायद उसीलिए जब वो उन दिनों अकेली बाहर निकलती थी, लोग उसे रोक तो लेते थे, मगर आखिरकार खामोशी से उसे जाने देते थे, इस यकीन के साथ कि नायला को शायद दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव में नायला की मौजूदगी अब सबके लिए एक जैसी ना रही थी। कुछ लोग इसे देखकर खौफ महसूस करते थे, जैसे वो कोई मानूस मगर खतरनाक साया हो। कुछ उसे मजलूम और रहम दिल समझते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में इसके लिए नफरत ना सही मगर एक मुस्तकिल सी उलझन जरूर पल रही थी। हालांकि हकीकत ये थी कि नायला के वापस आने के बाद इसकी जात से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ना उसने किसी से उलझने की कोशिश की थी, ना किसी को खौफ ज़दा किया था। वो तो ज्यादा तर खामोश रहती, खुद में समटी हुई, जैसे दुनिया से कटी हुई हो।
मगर नगयाल गांव में पेश आने वाले खौफनाक वाकयात ने लोगों के ज़हनों में शकूक के बीज बो दिए थे। जब अगवा और कत्ल की खबरें फैली तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल उभरा कि कहीं ये सब नाइला का ही काम तो नहीं। वो कहते थे कि ऐन मुमकिन है इसके अंदर की जंगली जिबिल्लत जाग गई हो, वही जिबिल्लत जो उसे बरसों तक बिन बुद्धू के साथ जिंदा रहने पर मजबूर करती रही, और अब वो भी उन्हीं की तरह इंसानों को मारकर अपनी तस्कीन हासिल कर रही हो। अगरचे इन वाकयात के बारे में ये बात भी सब जानते थे कि मरने वाली सब लड़कियां थीं और उनके साथ जिस्मानी दरिंदगी का खेल खेला गया था, मगर इसके बावजूद कुछ लोग इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते थे। उनका कहना था कि बिन बढ़े तो सब मारे जा चुके हैं, अब और कौन हो सकता है। यहाँ तक बात ने एक और भयानक रुख इख्तियार कर लिया था। कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि हो सकता है नाइला अकेली ना हो, शायद उसके साथ कोई हवस परस्त इंसान भी मिला हुआ हो और दोनों मिलकर ये खून आलूद खेल खेल रहे हूँ। पहले पहल ये बात सिर्फ चंद एक जुबानों पर आई थी, सरगोशियों में, दबे दबे लफ्जों में, मगर जैसे जैसे खौफ बढ़ता गया वैसे वैसे ये सरगोशियां आवाज बनने लगे। एक शख्स दूसरे से कहता, दूसरा तीसरे को बताता, और आहिस्ता आहिस्ता गांव के कई लोग इस ख्याल के हामी होते चले गए। अब मुआमला सिर्फ बदगमानी तक महदूद नहीं रहा था, लोगों के दिलों में नाइला के लिए खौफ और शक इतना गहरा हो चुका था कि वो उसे अपने बीच रखने को भी तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि नाइला को गांव बदर कर दिया जाए, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि उनके ख्याल में गांव एक बार फिर महफूज हो सके। ये सब इस औरत के बारे में सोचा जा रहा था जिसने किसी का कुछ नहीं बगाड़ा था, जो खुद एक ना खत्म होने वाली अजियत का शिकार थी, मगर खौफ ज़दा ज़हनों को दलील नहीं, सिर्फ किसी एक चेहरे की जरूरत होती है जो पलट कर जवाब ना दे सके, और इस बार वो चेहरा नाइला का था। वक्त के साथ साथ वो सरगोशियां जो कभी दबे लफ्जों में की जाती थी, अब खलकर बोली जाने लगी थी। गांव की चौपाल, मस्जिद के सहन, कुएं के किनारे हर जगह एक ही बात गर्दिश कर रही थी। लोग अब मुतालबा करने लगे थे कि नाइला को गांव बदर कर दिया जाए। उनका कहना था कि उसे यहाँ से दूर वही छोड़ आना चाहिए जहाँ से उसे लाया गया था, यानी जंगलों और पहाड़ों के बीच, उसी दुनिया में जिससे वो आई थी। ये मुतालबा अब महज अंदेशे पर नहीं बल्कि खौफ पर खड़ा था, और खौफ जब इज्तिमाई हो जाए तो इंसाफ को रौंद कर रख देता है। इस शिद्दत की एक बड़ी वजह ये थी कि नगयाल के बाद एक और गांव से भी एक नौजवान लड़की गायब हो गई थी, और फिर 3 दिन बाद इसकी लाश जंगल से मिली थी। लाश की हालत चीख चीख कर बता रही थी कि इसके साथ भी वही दरिंदगी की गई थी जो पहले लड़कियों के साथ की जा चुकी थी। अब ये सिर्फ एक या दो गांव का मसला नहीं रहा था, साफ दिखाई दे रहा था कि खतरा फैल रहा है, जैसे अंधेरी आग जो एक जगह से दूसरी जगह लपकती चली जा रही हो। नगयाल ही नहीं, उसके आसपास के गांव भी महफूज नहीं रहे थे। खौफ जंगल की वो आग बन चुकी थी जो जिस तरफ रुख कर ले हर चीज भस्म कर देती है। तराल गांव के लोगों के दिलों में अब एक नया खौफ जन्म ले चुका था, ये खौफ कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। वो अपने घरों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को देखते और काम उठते। इन्हें लगने लगा था कि जब आस-पास सब कुछ जल रहा है तो तराल कैसे महफूज रह सकता है, और इस खौफ ने इन्हें एक आसान रास्ता दिखा दिया था, किसी एक को कसूरवार ठहरा देना। उनकी नजरों में नाइला अब सिर्फ एक मजलूम औरत नहीं रही थी, बल्कि एक खतरा बन चुकी थी, ऐसा खतरा जिसे अगर गांव से निकाल दिया जाए तो शायद सब महफूज हो जाएं। ये कोई नहीं सोच रहा था कि नाइला के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं जो उसे मुजरिम ठहरा सके। बस इसका मुख्तलिफ होना, इसका खामोश रहना, इसका इंसानों जैसा ना लगना, ये सब इसके खिलाफ काफी समझा जा रहा था। अब बात सिर्फ शकूक की नहीं रही थी, बात फैसला सुनाने तक पहुंच चुकी थी। तराल गांव के लोगों को ये खतरा लाहक हो गया था कि अगर इन्होंने आज कुछ न किया तो कल उनके दरवाजे पर भी वही मातम खड़ा होगा, और इस खौफ के बोझ तले वो नाइला को कुर्बानी का बकरा बनाने पर आमादा हो चुके थे। जारी है बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स।